Assalamualaikum everyone. Hope so आप सब ठीक हो. So let we start a lecture from the same chapter, the project risk management. और आज हमारा टॉपिक है रिस्क आइडेंटिफिकेशन. जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया कि रिस्क को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये देखना है कि कौन से कॉमन सोर्स ऑफ रिस्क हैं और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्क दोनों क्रिएट हो सकते हैं, और स्पेशली द नेगेटिव रिस्क जो कि कहीं ना कहीं क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट. तो वहाँ हमने देखा कि आईटी प्रोजेक्ट के रेलेवेंट से लेके हमें कौन से सोर्स ऑफ रिस्क कंसीडर हो सकते थे, और उसमें हमने देखा कि मार्केट लेवल पे भी, फाइनेंस लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, पीपल लेवल पे और प्रोसेस को लेके रिस्क होते हैं, बट सो मैनी अदर नेगेटिव रिस्क दैट हैव पोटेंशियली क्रिएटेड. और वो था जो हमारे नॉलेजेबल एरियाज हैं, जैसे कि टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, स्कोप, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, उन पे अच्छे तरीके से एनालिसिस ना करना, प्रॉपर तरीके से काम ना करना और बेस्ट एस्टिमेशन क्रिएट ना करना, तो वो जो वहाँ से जो रिस्क क्रिएट होंगे, दैट विल बी डेफिनेटली अ नेगेटिव रिस्क. आज हमारे पास पॉइंट ये है कि रिस्क हमें पता चल गया इस तरह के हो सकते हैं, और अब आज हमने ये देखना है कि रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, और रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क. सो लेट वी स्टार्ट एंड सी कि हमने आज क्या कंटेंट डिस्कस करना है और किन चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना ज़रूरी है. सो लेट वी स्टार्ट. अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अबाउट द, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ रिस्क प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड डिस्कस इन डिटेल हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द रिस्क, तो तब आपने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना है. द प्रोजेक्ट रिस्क का पहले डिस्कस करोगे, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन. द थर्ड वन सजेशंस फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्क, के क्या सजेशंस हो सकती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क को. टेक्निक्स क्या है फॉर आइडेंटिफाई रिस्क, द टेक्निक इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, that is Delphi technique, the interviewing, as well as a root cause analysis, फिर SWOT analysis, checklist analysis, as well as assumption analysis, और हमारा डायग्रामिंग टेक्निक. ये सब हमें टेक्निक हमें हेल्प आउट करेंगी कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द रिस्क, हम कैसे रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, एज वेल एज हम इस पॉइंट को और कवर करेंगे फ्रॉम द टुमारो लेक्चर. कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमने इन टेक्निक से रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उसके लिए हम अपना रिस्क रजिस्टर कैसे बनाएंगे, ताकि रजिस्टर बना के हम आगे से उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें. तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि इन टेक्निक्स को यूज करने के बाद रजिस्टर कैसे क्रिएट किए जाते हैं रिस्क के, और उसके ऊपर फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे होता है. तो अभी के लिए हमारे पास जो कंटेंट है दैट इज अ प्रोजेक्ट रिस्क क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. रिस्क को आइडेंटिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, what are the sufficient suggestions for identifying the risk, what type of the techniques we have to adopt to identify the risk, और वो मैंने टेक्निक्स आपके साथ बारी बारी डिस्कस की हैं. द फर्स्ट वन इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक, इंटरव्यूइंग, रूट कॉज एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, चेकलिस्ट, अजम्पशंस और डायग्रामिक टेक्निक. अब आपके सामने इसी कंटेंट की जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आप देख लो कि अगर मैं इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछना चाहूँ तो मैं पूछ सकती हूँ, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रिस्क, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ रिस्क, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यू कैन यूज फॉर द रिस्क, लिस्ट आउट द टेक्निक्स फॉर द आइडेंटिफाइंग द रिस्क. तो आप यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, एक कंप्लीट क्वेश्चन तो आपके सामने है ही है, लेकिन इसके अंदर आप अलग से शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हो, और एज वेल एज ये हर एक टेक्निक जो आपके सामने ये नजर आ रही हैं, ये अलग अलग भी आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती हैं कि डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स एंड टेल मी द विच वन इज द बेटर टू आइडेंटिफाई, या ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, या डेल्फी टेक्निक क्या है, या डेल्फी टेक्निक को कैसे एक्सिक्यूट किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, डायग्रामिक टेक्निक कैसे हेल्प कर रही है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे. सो लेट वी स्टार्ट. अब सबसे पहला पॉइंट प्रोजेक्ट रिस्क, और ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें ही हमने फर्स्ट डे में ही डिस्कस किया था. प्रोजेक्ट रिस्क का मतलब है देयर आर अनसर्टेनिटीज इन द प्रोजेक्ट, देयर आर हार्मफुल टारगेट थ्रेट्स इन द प्रोजेक्ट, दैट जो जिसकी इम्पैक्ट जिसका प्रोबेबिलिटी आने के अगर आ जाए चांसेस ज़्यादा हों और उसके इम्पैक्ट भी हाई हो, तो डेफिनेटली इट गोज टू इंक्रीज एंड लॉस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द प्रोजेक्ट. और इसको अगर मैं यहाँ और डिफाइन करूँ तो ऐसी अनसर्टेनिटीज़ जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, or with respect to all of these negative and positive, the project management team have an motive, have an objective that to minimize the negative risk and maximize the positive effects.
पॉजिटिव रिस्क को मैक्सिमाइज करना है। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट रिस्क जो अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट के अंदर ला सकती है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है अनसर्टेनिटीज, वो हम देखते हैं वो किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो प्रोजेक्ट रिस्क की बात करने के बाद जो कि एक अनसर्टेनिटी है, जो कि लॉस ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि प्रोजेक्ट को नेगेटिव फेलियर की तरफ मूव लेके जा सकती हैं। फिर हमने बोला रिस्क नेगेटिव भी हो सकते हैं, रिस्क पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अब हमारा जो काम है कि क्योंकि अभी हमें पता है कि रिस्क आ रहे हैं, मे बी अ नेगेटिव, मे बी अ पॉजिटिव, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। तो यहाँ आपके पास आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आइडेंटिफाई रिस्क क्या है। आइडेंटिफाइंग रिस्क एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन से रिस्क हमारे प्रोजेक्ट को हर्ट कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को लॉस की तरफ लेके जा सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को डैमेज कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को इन्हेंस कर सकती हैं, प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सकती हैं। वो सब चीजें आइडेंटिफाई करना इज आइडेंटिफाइंग रिस्क। Before you, identifying risk is a process of understanding the what type of actions or event can hurt the project or enhance the project. वो ये चीजें होती हैं हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए। बिकॉज वाई इट दिस स्टेप इज वेरी नेसेसरी आफ्टर द प्लानिंग, इसलिए क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम पता नहीं होंगी तब तक हम उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमने यहाँ देखा तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई रिस्क। बिकॉज वाई, इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज फर्स्ट, देन वी फाइंड आउट द सोल्यूशन, और बेटर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि मोस्टली प्रोजेक्ट टीम इट्स वेरी कंपल्सरी कि अर्ली स्टेजेस पे ही आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लो, पर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जब तक प्रोजेक्ट रन हो रहा होता है, साथ साथ रिस्क वैल्यूएशन भी चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं, उसकी वजह से मे बी जो है वो रिस्क की रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो चेंज हो जाए। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए, हमें रिस्क आइडेंटिफाई हमारे पास करना ज़रूरी है। अब अच्छे देखने के लिए कि रिस्क को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, तो प्रोजेक्ट टीम को पता है कि रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी कॉमन सोर्स प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोजेक्ट चार्टर है, हम उसको यूज़ करें। क्योंकि अभी हमने बोला कि नेगेटिव रिस्क होने के जो पोटेंशियल चांसेस हैं वो किस वजह से होते हैं, हमारे नॉलेजेबल एरिया की वजह से। यानी कि जो हम डॉक्यूमेंटेशन में कर रहे थे प्लानिंग, जब हमने डॉक्यूमेंटेशन की प्लान की तो हमने रिस्क भी देखा, कॉस्ट को भी हमने कल बात की, स्केड्यूल मैनेजमेंट की बात की, क्वालिटी की भी बात की, कॉस्ट मैनेजमेंट की भी बात की, टाइम मैनेजमेंट की बात की, स्कोप बेसलाइन की बात की, स्टेक होल्डर्स के रजिस्टर्स, जो स्टेक होल्डर्स का सारा रिकॉर्ड है उसकी हमने बात की। तो ये सारे जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट हैं जिसमें हमने प्रॉपर इन सबको लेके प्लानिंग की हुई है विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंटेंट, तो वो ये कॉमन सोर्स है जिधर से रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना हम स्टार्ट कर सकते हैं और क्लियरली हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो जितने ये डॉक्यूमेंट प्लान हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं, इनको यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्क के। और इनको आइडेंटिफाई करना, इन एरिया को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट इसलिए ज़रूरी है, इनको रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने कल ही पढ़ा कि नेगेटिव रिस्क आने के चांसेस ज़्यादातर नॉलेज 9 नॉलेजेबल एरिया जो हम पढ़ते हैं उसके तरफ से हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई रिस्क करने का मतलब है कि वी हैव टू स्टडी और रिव्यू और प्रोजेक्ट अबाउट ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ द रिस्क वी हैव। इसलिए क्यों रिव्यू करना जरूरी है? ताकि प्रॉब्लम अगर क्लियरली डिफाइन होंगी देन वी कैन फाइंड द सोल्यूशन इजीली। फिर हम बात करते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन सजेशंस की ज़रूरत होती है, क्या कौन कौन सी पॉसिबल सजेशंस हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ सॉफ्टवेयर टीम कहती हैं देयर आर सो मेनी अदर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं, प्रोजेक्ट टीम इसको यूज़ करती है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी हमने पीछे बात की कि हम डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज आप जो अपनी हिस्टोरिकल डाटा या रिसेंट आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको, उनकी इन्फॉर्मेशन लो ऑर्गेनाइजेशन से, उनके ऊपर स्टडी करो कि उनको कौन से रिस्क एनालिसिस फेस करने पड़े, क्या हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमें तो वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। ये सजेशंस मिल सकते हैं, इन चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एज वेल एज प्रोजेक्ट टीम मेंबर हायर कर सकते हैं एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जिनके साथ वो मीटिंग करके डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट क्वेश्चनर्स एंड टास्क अबाउट द पोटेंशियल रिस्क के बारे में बात कर सकते हैं फ्रॉम द आउटसाइड कि किस किस तरह के इस रेलिवेंट प्रोजेक्ट में रिस्क आ सकते हैं। बिकॉज रिस्क की कैटेगरी कैन बी चेंज, कैन बी वेरिएट, जैसे कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट वेरिएट करती है, प्रोजेक्ट की नेचर वेरिएट करती है, इसी तरीके से एक्सपर्ट जजमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ बात करता है जब हमारे पास पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं इनिशियल मीटिंग में, तो फिर हम यहाँ यूज़ करते हैं कि हम कैसे डिफरेंट, पता है हमें कि रिस्क आ रहे हैं तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें
रिस्क को। तो ये हमारे पास डिफरेंट सजेशंस हैं कि हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कर लें, अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स को पकड़ लें, उधर से एस्टिमेशन देख लें, या हम अपने आउटसोर्स एक्सटर्नल जो है एक्सपर्ट्स को हायर कर लें, उनसे डिस्कशन कर लें, या हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। अब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी है और हर एक टेक्निक क्या किस तरीके से काम कर रही है। सो लेट वी सी। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया। दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक, इंटरव्यूइंग टेक्निक, रूट कॉज एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, एंड एज वेल एज सो मेनी अदर थिंग्स दैट इज assumptions, checklist, डायग्रामिक टेक्निक, ये सब जो है हम यहाँ यूज कर सकते हैं एंड अदर। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं वन बाय वन कि कैसे ये टेक्निक्स हमें हेल्प कर रही हैं हमारे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट हमने इनिशियली भी कई बार डिस्कशन किया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ग्रुप अटेम्प्ट यानी ग्रुप ऑफ पीपल मिल के एक डिस्कशन करते हैं, एक एजेंडा को पकड़ते हैं और उस एजेंडा से डिफरेंट आइडियाज जनरेट करते हैं, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए विदाउट एनी जजमेंट। स्पॉन्टेनियसली जो है वो एक उसी वक्त ब्रेन क्रिएट होती है ये। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल मिल के एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बाय फ्लोइंग आइडियाज फ्रॉम द की पॉइंट। फिर आइडिया को फ्लो करना। ये डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में क्या है कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है ये हमारा आज का जो है ये एजेंडा है। अब उसकी साइड से आप ब्रांचेस देखो निकल रहे हो, हमने प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग करनी है तो डेफिनेटली हमें ट्रेन करने के लिए फैकल्टी भी चाहिए, ट्रेन करने के लिए स्टूडेंट्स भी चाहिए, हमें प्रोग्राम्स भी चाहिए। तो डिफरेंट चीजें हैं जिससे हमें ये आइडियाज बाहर आ रहे हैं कि इनको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कैसे ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेटली देयर इज अ ऑर्गेनाइजर जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग रखेगा, एक मीटिंग रखेगा जिसमें सब एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे। वो एक सेशन रखेंगे और अपना पोटेंशियल रिस्क डिस्कस करेंगे, जिस पॉइंट से जो रिस्क आने वाला है वो किस किस वजह से रिस्क आएंगे, उससे हम ये ऐसे फ्लो निकालते जाते हैं। अगर एक सेंट्रल पॉइंट रिस्क हमें ये लग रहा है कि ये की पॉइंट की वजह से यहाँ रिस्क आने वाले हैं, तो किस किस तरह के रिस्क आ सकते हैं वो फिर आपको ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकाल के यहाँ पे फिर एक्सप्लेन करने पड़ते हैं दिस टाइप ऑफ रिस्क आ रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजर क्या करता है, जिसने टीम रखी मीटिंग रखी होती है, वो ऑर्गेनाइजर सारे ग्रुप से वो लेता है, उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग कलेक्ट करता है, फिर उनकी कैटेगरीज बनाता है कि हर एक ने क्या क्या आइडियाज निकाले हैं, क्या क्या जो है पॉइंट्स निकाले हैं, आइडियाज निकाले हैं इस पॉइंट के अंदर से, फिर उसको मैनेज करता है और उन्हें कैटेगराइज करता है। हो सकता है बहुत से लोगों का आइडिया मैच भी करते हो और हो सकता है बहुत सी ब्रांचेस डिफरेंट एलेबोरेशन भी कर रही हो, तो उनको एलेबोरेट करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग जहाँ पे हम अपने एक ग्रुप टीम वर्क में काम करके अपनी प्रॉब्लम, अपने रिस्क की पोटेंशियल रिस्क देखते हैं, रिस्क क्या है और रिस्क को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको सॉल्व करने के पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं। और सॉल्यूशन निकालने का मतलब है आप उस डायग्राम, एक डायग्राम बना रहे हो जो सेंट्रल आपका पॉइंट शो कर रहा है कि देयर इज कीप नोट जिसके ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, दिस इज एन इशू। और जो उससे ब्रांचेस पॉइंट से बाहर निकलेंगी वो ब्रांचेस आपके पास कौन सी होंगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे कि मोस्टली कॉलेजेस में, स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, वो कैसे कि कोई ऐसी राइटिंग है तो ऐसे का टाइटल यहाँ सेंटर में होता था और उससे रेलिवेंट जो सोल्यूशन आइडियाज होते थे वो ऐसे ब्रांचेस निकाल के बाहर लिखे जाते थे। इसी तरीके से जो पोटेंशियल प्रॉब्लम होती है वो सेंटर में होती है और उसके पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम फिर यहाँ पे उसकी ब्रांचेस निकालते हैं। फिर ऑर्गेनाइजर उन ब्रांचेस को रीड करता है सबके लेके और जो मैनेजेबल कैटेगरीज हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है। इससे हमें क्या फायदा हो जाता है कि हम फर्दर आगे जाके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर पाते हैं। अब यहाँ आगे आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल आप ये देखो, द प्रोजेक्ट रिस्क। अब प्रोजेक्ट रिस्क को क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले मेरा सोल्यूशन क्या है कि कस्टमर क्या रिस्क की वजह से क्या रीजन हो सकते हैं, 100% सेटिस्फाई नहीं है, एंगेज नहीं है, जो बिजनेस कस्टमर हैं, टीम लैक का बिजनेस कस्टमर लीड कर रहा है, उसके बाद प्रोजेक्ट एंड डेट हैज बीन मैंडेटेड एंड स्कोप इज नॉट डिफाइंड, प्रोजेक्ट की एंड डेट आ रही है, स्कोप डिफाइन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उनको बोला कि प्रोजेक्ट में रिस्क आ रहा है। अब प्रोजेक्ट में रिस्क की क्या क्या वजह आ रही है, किस वजह से आ रही है, तो मैंने इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी।
स्पोर्ट्स स्ट्रेटजीज मुझे नहीं मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अनडिफाइंड स्कोप है, स्कोप क्लियरली डिफाइन नहीं है, रिक्वायरमेंट फाइनलाइज नहीं है, प्रोजेक्ट चार्टर अप्रूव नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से प्रोजेक्ट में क्या आ रहा है, रिस्क आ रहा है। तो इस तरह मुझे मुझे आके उन्होंने बोला कि आपके प्रोजेक्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो हम आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, तो देयर इज़ अ प्रोजेक्ट रिस्क। और जब प्रोजेक्ट रिस्क आ रहा है तो डेफिनेटली मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगी प्रोजेक्ट रिस्क क्यों नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट रिस्क का मसला ये भी हो सकता है कि आप कभी वे स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल, टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी इशू, उसके अलावा रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर, स्टूडेंट नीड अ ट्रेनिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं हाईलाइट करके उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दे सकती हूँ कि रिस्क क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, और प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ रही हैं, किस किस वजह से रिस्क आ रहे हैं, वो मैंने ब्रांचेस निकाल के उनको जो है हाईलाइट कर दिया कि इस वजह से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ वो ये बात करता है कि सम टाइम हम लोग इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी ए मिसयूज। वो मिसयूज का मतलब क्या है कि यहाँ देखो, जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा बेटर एफिशिएंट आइडियाज़ आ सकते हैं, सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, हमें इससे पता आइडेंटिफाई हो सकते हैं अगर हर पर्सन इंडिविजुअली अलग काम करे, फेस टू फेस मीटिंग की बजाय ग्रुप मीटिंग की बजाय। बिकॉज समटाइम क्या होता है, जब हम लोग मीटिंग डिस्कशन हो रही होती है ना, तो कुछ लोग अपनी वोकल और अपने ज़्यादा कोलैबोरेटिव इंटेलेक्चुअल होने की वजह से जो है वो पूरी मीटिंग को डोमिनेट हो रहे होते हैं। तो जो बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो हमारी बात की गलत प्रूफ ना हो जाए, ठीक है, मोस्टली हम ऐसे बात करते हैं। और आपके वो क्या होता है कि हमें लग रहा होता है सामने वाला ठीक है, बिकॉज वी हैव अ लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता हमें, तो हम यहाँ वोकल पीपल हो जाते हैं जो अपनी बात ऊपर करके दूसरे को डोमिनेंट हो जाते हैं और दूसरे नहीं हो पाते। तो उस वजह से भी वो डर से भी अपने आइडियाज क्लियरली ब्रांच आउट नहीं कर पाते कि हो सकता है कि मैं ये पॉइंट निकालूं, मुझे क्रिटिसाइज किया जाए। तो यहाँ वो कहते हैं कि देयर कैन बी अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कैन बी अ मिसयूज, और ब्रेनस्टॉर्मिंग बेटर आइडियाज क्रिएट कर सकती है एज को कंपेयर टू वो इंडिविजुअल काम करे रादर देन के वो ग्रुप में काम करे। ओके, सो देर इज़ एन अदर टेक्निक विच इज़ कॉल्ड डेल्फी टेक्निक। और ये डेल्फी टेक्निक जो थी ये इंट्रोड्यूस हुई जब ब्रेन स्टॉर्मिंग में कुछ नेगेटिव अफेक्ट्स आए, कुछ मिस यूजेस हुए डेल्फी टेक्निक को, देन फिर डेल्फी टेक्निक आई ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद। तो डेल्फी टेक्निक वो टेक्निक्स थी जहाँ पे एक्सपर्ट्स और जो हैं या प्रोफेशनल लोग मिल के अपने फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हुए रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को एनालिसिस कर रहे होते हैं या फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। यानी मैं ये ऐसा बोल सकती हूँ कि डेल्फी टेक्निक एक ऐसी सिस्टमैटिक और इंटरेक्टिव अप्रोच है जिसमें हम इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं अबाउट द रिस्क, या अगर हमने जो है डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करनी है तो वी कैन यूज अ डेल्फी टेक्निक इंडिपेंडेंटली। अब वो कैसे होता है, अब डेल्फी टेक्निक को रन करने के लिए मैक्सिमम 2 राउंड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। फर्स्ट राउंड में अभी मैंने बोला यहाँ इंडिपेंडेंटली काम हो रहा है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में ग्रुप मीटिंग हो रही है इस तरीके से। यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन सेट किए जाते हैं रादर देन ओरल डिस्कशन के, बिकॉज उनके मुताबिक ओरल डिस्कशन करने से देयर कैन बी अ बाइसनेस, बाइसनेस हो सकती है, हमें बाइसनेस अवॉइड करनी है। बाइसनेस का मतलब अगर हो सकता है कि हम ओरल डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरे देयर कैन बी अ फेवरिज्म, देयर कैन बी अ मोर डोमिनेंट पर्सन, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन बात नहीं कर पा रहे। तो रादर कि वी हैव फोकस ऑन द इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट रिजल्ट्स, तो हम क्वेश्चन सेट करते हैं और फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन उन एक्सपर्ट्स को पास किए जाते हैं। जब वो क्वेश्चन उन एक्सपर्ट्स के पास पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है हमारे पास, हम वो उसको सॉल्व करते हैं, उससे रिस्पॉन्स कलेक्ट किया जाता है और फिर दोबारा लूप लगाया जाता है उनसे दोबारा रिव्यू और क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंटली हाईलाइट हो जाता है कि हम जो चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो क्लियरली है और ये इससे फाइनलाइज्ड है, अब हमने इसके ऊपर फर्दर जो है एनालिसिस करना है। सो दैट इज अ डेल्फी टेक्निक जहाँ हम क्वेश्चन पास करके इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि कौन से एरिया में कैन बी अ चांस ऑफ रिस्क और कौन से एरिया को कंट्रोल करना जरूरी है और कौन से एरिया को अवॉइड कर सकते हैं और यहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट ग्राफिकली किस तरीके से जो है ये एलेबोरेट हो रही है हमारी डेल्फी टेक्निक। सो लेट वी स्टार्ट अनदर। ये मैंने एक डायग्राम आपको शो किया है जो कि एक डेल्फी टेक्निक को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एजम्पशन स्टार्ट अपने की क्वेश्चन सेट करते हैं ताकि रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सके फ्रॉम गेटिंग अ डिफरेंट आंसर्स, और यहाँ की क्वेश्चन पास करते हैं क्योंकि डेल्फी टेक्निक में हमारे पास एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपर्ट राउंड होता है, एलेबोरेशन होती है, वहाँ पे फिर उनके आंसर्स लेके उनकी समरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर सेकंड डेल्फी राउंड होता है, फिर एजम्पशंस होती हैं और उसके बाद हम दोबारा एक फाइनल राउंड बनाते हैं। तो यहाँ हम फाइंड आउट करके फर्स्ट, क्योंकि यहाँ री एग्जामाइनिंग होती है, फर्स्ट आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसके बाद दूसरा आप दोबारा
दोबारा लूप चलाते हो टू फाइंडिंग द फर्स्ट रूट, कंप्लीमेंटिंग करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए कि ये सब ओके है, इज रिस्पॉन्सिबल, यानी फाइनल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम दोबारा से सेकंड लूप को रन करते हैं। अनदर एक डिटेल डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो आप देखो यहाँ, ये आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट और विजिबल मॉडरेटर है। मैं क्वेश्चन सेट किया, क्वेश्चन सेट करने के बाद इन्विटेशंस जो हैं, जो हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हायर किया, उन सब ने अपने आंसर्स दिए, मैंने उन आंसर्स को एनालाइज किया, उनको टैग किया, चार्ट्स देखे, ईटीसी जिस तरीके से उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि हमने उसको, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके रिजल्ट्स भी देखे, फिर हमने उस को एनालाइज करने के बाद उसको रिफॉर्मुलेट किया। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लूप का साइज क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी मैक्सिमम हम 2 लूप रन कर सकते हैं, मैक्सिमम, और मिनिमम 1 होता है। तो यहाँ हम क्वेश्चनियर को जब तक हम सेटिस्फाई हैं, क्लेरिफाई करने के लिए आफ्टर द फर्स्ट राउंड हम क्यों करते हैं, ताकि क्लैरिफाई हो सके, व्यूज पॉइंट क्लियर हो सके। दैट्स व्हाई वी विल यूज द डेल्फी टेक्निक। सो डेल्फी टेक्निक वो टेक्निक थी जहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं विदाउट ओरल डिस्कशन के। दे आर वर्किंग ऑन द रिटन एक्सपर्ट, ताकि रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सके यूजिंग डेल्फी टेक्निक, एज वेल एज वो ये देख सकें कि फ्यूचर में हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और कैसे हम इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। और एवरी पर्सन वर्क इंडिपेंडेंटली, और कोई भी यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं हो रही है, हर कोई अपना फ्री हैंड और फ्री इंडिपेंडेंट फील करके अपने क्वेश्चंस के सोल्यूशन दे सकता है। तो फर्स्ट लूप हम क्वेश्चन के आंसर गेट कर रहे हैं, एंड द सेकंड लूप में हम वेरी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो व्यूज उन्होंने दिए हैं दे आर ओके और डेट, अगर वो ओके हैं तो वी विल वर्किंग ऑन, स्टार्ट वी वर्किंग ऑन कंट्रोलिंग ऑफ द रिस्क। तो ये हमारे पास आ जाता है, रिस्क डेल्फी टेक्निक हमारे पास आ जाती है। बात करते हैं इंटरव्यूइंग। तो इंटरव्यूइंग तो आपको समझ आ रहा है कि वी हैव फेस टू फेस, फोन पे करना है, ईमेल के थ्रू करना है, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू काम करना है। आप फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हो, इंटरव्यू करके अपने पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस किया, आपके ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट रन कर रही है, और वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपने जब उस प्रोजेक्ट को रन किया था, अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ किए, अपने इम्प्लीमेंट किए, और उसमें आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ। अब आप फिर उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना है, तो डेफिनेटली आप भी उसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हो, तो अब आपके सामने ये पोटेंशियल रिस्क अवेलेबल है। तो यू हैव टू सेट द इंटरव्यू इन द मीटिंग। आप अपने कस्टमर के साथ मीटिंग करोगे और उन्हें आप बताओगे कि दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैव फेसिंग दिस इश्यूज, तो आप उनके अपना क्वेश्चन सेट करोगे और उनसे उनके मुताबिक उनकी रिक्वायरमेंट गेट करोगे, और उनको ये भी बताओगे कि दे आर द प्रॉब्लम फेसिंग, हम ये फेसेस हैं, तो आप अपने इसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट है, इसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन, अगर हम ये हैं तो हम इसको इस तरह रन कर सकते हैं। यानी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है आप डिस्कस कर रहे हो इसके साथ। क्योंकि जब हम, मैंने भी बोला कि बेस्ट प्रोजेक्ट टीम सजेशन यही करती है कि अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू करो। तो जब एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है उसी पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जिसके साथ हम पहले बैड एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो डेफिनेटली हम फिर एक कस्टमर के, हम उस कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं और हम उसे डेफिनेटली बताएंगे वी आर ऑलरेडी फेसिंग ऑफ ऑल दिस प्रीवियस, तो इज देयर एनी चेंज टू नीड, या आप इंटरव्यू करके उसे रिक्वायरमेंट उससे गैदर कर सकते हो। दिस इज अनदर टेक्निक टू हैंडल द रिस्क। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस हमारे पास वो एनालिसिस जो है टेक्निक होती है जिसमें हम, ये हमने क्वालिटी मैनेजमेंट भी पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था इशिकावा बोन, फिश बोन की तरह रूट कॉज एनालिसिस हम यूज करते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से पहले उसकी रूट कॉज देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आई है। और मोस्टली ये रूट कॉज एनालिसिस यूज होता है हमारे आईटी ऑपरेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, वहाँ हम यूज कर रहे होते हैं। इसलिए कि आप, हम उसको कर कैसे रहे होते हैं, कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं रूट कॉज एनालिसिस। सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कस्टमर की क्या डिमांड है, फिर उस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम किस वजह से आई है, वो सारी रिकमेंडेशन हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास सारे अल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। फिर हम मेन कॉज देखते हैं और फिर उस कॉजेज को प्रायोरिटाइज करते हैं। जैसे हो सकता है मैं एक प्रॉब्लम देख रही हूँ, इस प्रॉब्लम की ये 4-5 चीज ऑल्टरनेटिव्स हो, इस वजह से प्रॉब्लम आई है, तो हम कौन सी ज्यादा रीजन है प्रॉब्लम आने की, मैंने उसको प्रायोरिटाइज करना है। फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सोल्यूशन भी देखने हैं, यानी अल्टरनेटिव्स भी देखने हैं कि किस तरीके से मैं इसको पॉसिबल सोल्यूशन ले सकती हूँ, और फिर उसके साथ साथ उसको मॉनिटर और सस्टेन करना होता है। ये एक प्रोसेस होता है, पहले डिफाइन करो, फिर उसके लिए डाटा कलेक्ट करो, फिर प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करो, किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, किस प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करना है,
क्योंकि हमें रिस्क भी तो प्रायोरिटाइज करने हैं ना, कि कौन सा रिस्क हाई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो जो हाई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उसको पहले सॉल्व करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो रूट कॉज एनालिसिस से हम जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से अफेक्ट क्रिएट हो रहा है, कॉजेज जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमने ये रूट कॉज एनालिसिस की डायग्राम है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा था कि इशिकावा बोन भी इसको बोलते हैं, फिश बोन भी बोलते हैं, जिसमें हम एरोस के थ्रू जो है अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये हमारे कॉजेज हैं। अब कॉजेज से आप देखो कि इन कॉजेज की वजह से सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है, और इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब कॉजेज क्या है, इक्विपमेंट की वजह से भी रिस्क का वजह हो सकती है, प्रोसेस में भी हो सकती है, पीपल में भी हो सकती है, मटेरियल में भी हो सकती है, इन्वायरमेंट में भी हो सकती है, और मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट की वजह से भी हो सकती है। अब मिसमैनेजमेंट में से सब प्रॉब्लम्स क्या है, मे बी अ मैनेजर इज नॉट अवेलेबल, मे बी अ अकाउंटेंट इज नॉट अवेलेबल, मे बी अ स्पॉन्सर इज नॉट अवेलेबल। एनवायरमेंट को लेके क्या हो सकती है प्रॉब्लम, डिटेल अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ, रिस्क देखूँ एनवायरमेंट में, हमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, या बैकअप हमारे पास, जिसको अगर लाइट चले जाती है तो वी हैव नॉट अनदर बैकअप प्लान टू कंटिन्यू देयर वर्क, या मटेरियल की अगर मैं बात करती हूँ तो मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड द रूट कॉजेज, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ वो ये बात करता है कि हमेशा जो रूट कॉज एनालिसिस हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि एग्जैक्टली मेन प्रॉब्लम क्या है। जब मेन प्रॉब्लम हमें पता होगी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सोल्यूशन इसका क्या है, और सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फिर हम ये एनालिसिस करते हैं, दैट इज अ रूट कॉज एनालिसिस। फिर हमारे पास आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज, एंड T फॉर द थ्रेट। तो ये हमारा एनालिसिस होता है जिसमें हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव देख रहे होते हैं कि हमारे क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्या हमारे पास थ्रेट्स हैं। और हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव रिस्क होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज डिक्लेयर किए जाते हैं, और जो नेगेटिव रिस्क होते हैं वो कैन बी अ थ्रेट। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने एक प्रपोजल प्रिपेयर करना है एक प्रोजेक्ट को लेके, एंड दे हैव टू गेट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट लेना है उन्होंने कंपनी से, तो डेफिनेटली दे हैव टू एनालिसिस करेंगे कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं, आर रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, व्हाट देयर वीकनेसेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, व्हाट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या हम सेवरल कंपीटिंग फर्म से हम अपना ये कॉन्ट्रैक्ट गेन कर पाएंगे। ये एनालिसिस देखना है, क्योंकि हमें पूरा एनालिसिस करना होता है प्रोजेक्ट को लेके कि हम कौन सी प्लस चीजें जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या प्लस पॉइंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, नेट वीकनेसेस क्या हैं, हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्या थ्रेट फेस करने पड़ सकते हैं, एज वेल एज क्या हमारा अगर हम एक प्रोजेक्ट विन कर जाते हैं तो हमारे बिजनेस एक्सपेंड होगा कि नहीं होगा। तो ये हम इसलिए स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करते हैं टू हाईलाइट द रिस्क, आइडेंटिफाई द वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को। अब यहाँ हम देखते हैं कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ आ रहा है, जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं वो इंटरनल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्ट्रेंथ इज अ हेल्पफुल और वीकनेसेस इज अ हार्मफुल। और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमें मिलते हैं वो हमें आउटसाइड मार्केट लेवल पे देखना होता है, आउटसाइड देखना होता है, वो एक्सटर्नल लेवल पे होती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज और हमें थ्रेट देखनी पड़ती हैं। तो वीकनेसेस जैसे कि स्ट्रेंथ क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक अच्छी टॉप मैनेजमेंट है, एज वेल एज हाई टेक्निकल एक्सपर्ट्स पीपल हैं हमारे पास, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोग हैं। इसके अलावा टीम लीडर स्पेशली कोऑर्डिनेटेड हैं, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद आवर कस्टमर्स। ये हमारी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस हमारी क्या हो सकती हैं, हमारी वीकनेसेस ये हो सकती हैं कि वी हैव नॉट एनी पॉइंट, हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, हमने एम्प्लॉयज़ को इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया, या हम कहते हैं मार्केट लेवल पे हमारा जो बजट है या मार्केट में रिकॉग्नाइज नहीं है, हम कंपटीटर से, हमारा कंपटीटर हमसे ज़्यादा ऊपर है। तो ये हमारी वीकनेसेस हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हमारी क्या हो सकती हैं कि फायदा क्या है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है, पॉजिटिव रिस्क जिसको मैक्सिमाइज करना। अब पॉजिटिव रिस्क का मतलब ये है कि आप सबसे बड़ा रिस्क यहाँ क्या आता है, कस्टमर। अब कस्टमर अगर आप इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो वो आपके साथ अटैच्ड है, तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉजिटिव रिस्क जिसके साथ ये अपनी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर रहे हो। तो दूसरा होता है हमारे पास थ्रेट, और थ्रेट का मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल लेवल पे आता है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, कंपटीटर ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, कंपटीटर का प्रोडक्ट ज़्यादा हायर पे चला गया, आपका प्रोडक्ट नहीं हुआ, तो दीज आर द थ्रेट्स। हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या ऐसे तो नहीं होगा हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो कंपटीटर से ज़्यादा लो स्केलेबिलिटी हमारी लो होगी और उसकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं। हाल ही सिर्फ क्या रिस्क आ रहे हैं वो देखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट भी देखनी होती है रेलिवेंट टू द
project with respect to the organization as well as. फिर हमारे पास पॉइंट आता है चेकलिस्ट और अजम्पशंस। हम चेकलिस्ट बना लेते हैं। हम ये जैसे कि हमने स्टैंडिश ग्रुप करते हैं और आईटी रिसर्च ग्रुप्स करते हैं कि क्वेश्चनर्स बना लेते हैं और ये देखते हैं ओके है, दैट इज ओके, दिस रिस्क इज ओके, बेशक वो मार्केट है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है या कुछ भी है। एज वेल एज वो अजम्पशंस कर सकते हैं रिस्क करके कि इस वजह से रिस्क आ सकते हैं और इस वजह से रिस्क नहीं आ सकते। अगर ये रिस्क आ गया तो हम इसको ऐसे कवर कर लेंगे। बट आपने अपनी अजम्पशंस अपने एक्सपीरियंस और अपने लॉजिक्स के साथ क्रिएट करनी होती है, क्योंकि कभी कभी हमारी रॉन्ग इंसप्शंस, हमारी रॉन्ग प्रोडिक्शन हमें फेलियर की तरफ मूव कर जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर हमारे पास पॉइंट आता है डायग्रामिंग टेक्निक। और डायग्रामिंग टेक्निक का मतलब था कि आप ये फिश बोन, मैंने भी आपके साथ पीछे डिस्कस किया, फ्लो चार्ट और इन्फ्लुएंस डायग्राम बना सकते हो। फिश बोन अभी रूट कॉजेज मैंने आपके साथ पीछे डिस्कशन की। इन्फ्लुएंस डायग्राम मैंने अगर आपसे बात की है तो इन्फ्लुएंस डायग्राम कौन सी डायग्राम है जिसमें हर एक एलिमेंट एक दूसरे पे अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपके डिसीजन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि ये डिसीजन लूंगी तो ये अफेक्ट ना हो जाए या इसको पकड़ूंगी तो वो अफेक्ट ना हो जाए, तो दैट इज इन्फ्लुएंस डायग्राम, जिसमें हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम नजर आ रही है कि आपका वेदर है और वार्म है और वेट है। वार्म है तो मुझे अम्ब्रेला, वेट है तो अम्ब्रेला चाहिए, वार्म है तो कोट चाहिए। तो ये सब चीजें एक दूसरे के लिए इंटर रिलेट कर रही हैं। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डायग्रामिक फ्लो चार्ट। अब जैसे ये वेब पेज को लेके है तो मैंने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई है कि होम पेज है, होम पेज से प्रोडक्ट पेज से फीचर का पेज, फिर कस्टमर टेस्टिमोनियल, फिर हमारा प्लान पेज, प्राइसिंग पेज और परचेजिंग पेज। और फिर मेरा यहाँ मैं देख रही हूँ कि क्या कस्टमर परचेज कर रहा है, यस तो थैंक यू का पेज, अगर नहीं है तो जो एग्जिट इंटेंट प्रपोर्शन अप टू द डिस्काउंट। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो हैं ये आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी अपनी आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से लेवल पे, कौन से पॉइंट पे मुझे रिस्क हाईलाइट हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी कि हर एक टेक्निक हमें किस तरीके से हेल्प कर रही है हमारी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक जो कि 2 राउंड करके अपने टास्क को कंप्लीट कर रही थी, पहले क्वेश्चन के आंसर्स ले रही थी और फिर दूसरे में उससे क्लैरिफाई कर रही थी, हाँ सेटिस्फेक्शन ले रही थी। फिर हमने इशिकावा बोन यानी हमने रूट एनालिसिस देखा इंटरव्यू के थ्रू, और इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कल हम देखेंगे कि जब हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं इनमें से किसी भी टेक्निक को यूज करते हुए, तो हम अब इसका रजिस्टर कैसे बनाएंगे, रिस्क रजिस्टर। और जब रजिस्टर बन जाएगा तो उस रजिस्टर को फॉलो करते हुए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे। अब आप इसको पढ़ो, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।